प्लीज़ दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताया करो यार कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। मुझे बड़ी जानने की जिज्ञासा होती कि आप हमें बताओ कि आपके मार्क्स कितने आए हैं, ठीक है। और जो लोग नए हैं मैं चाहूँगा भैया प्लेलिस्ट में चले जाओ और वहाँ से जाकर वीडियोस को देखो, क्योंकि यहाँ पे बता नहीं सकता कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पढ़ाई गई हैं। स्टार्ट करते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन है, जलमंडल में जल की कौन सी अवस्था को सम्मिलित किया जाता है, बताइए। जलमंडल जो है, अरे आप पढ़े हो ना, स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैव मंडल चौथा होता है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि जलमंडल में आप जल की कौन कौन सी अवस्था को सम्मिलित करते हैं, बताइए। तो याद रखो, जलमंडल में आप जल को भी लेते हो, बर्फ को भी लेते हो, जलवाष्प को भी लेते हो और उपरोक्त सभी, यानी यहाँ पे जो सभी ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर होगा। फटाफट आपको उत्तर देना है, बिल्कुल आपके पास समय नहीं है, ठीक है। तो याद रखिए, पृथ्वी के एक बड़े भूभाग पर जल पाया जाता है और जलमंडल में हम लोग इन सभी अवस्थाओं को कवर करते हैं। तो आपका राइट आंसर जो है वो डी है, ठीक है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन का आंसर आपको खुद बताना है। जैव मंडल के अंतर्गत कौन कौन से परिमंडल शामिल है, बताइए। जैव मंडल के अंतर्गत कौन कौन से परिमंडल शामिल होते हैं। टाइम खत्म हो गया आपका। जैव मंडल के दोस्तों, उसके अंदर स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, ये जो तीनों मंडल हैं, इन तीनों के तीनों मंडल किसके अंदर में आते हैं, ये जैव मंडल के अंतर्गत आते हैं। याद रहेगा आपको, कोई दिक्कत। अच्छा, थोड़ा सा बात जान लीजिए, जैव मंडल अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताओगे। याद रखना, जैवमंडल पृथ्वी का वह सीमित क्षेत्र होता है जहां तीनों परिमंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, ठीक है। जैवमंडल कहलाता है, क्या मैंने बोला, पृथ्वी का वह सीमित क्षेत्र जहां तीनों परिमंडल एक दूसरे से संपर्क में आते हैं, जैवमंडल कहलाता है। इसी परिमंडल में सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं। अतः जो जैवमंडल है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे 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 इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते रहते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित भी करते हैं। ये सारी प्रक्रिया जो होती है आपके जैव मंडल में होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ मैं आपको डिटेल में पढ़ाया भी हूँ एनसीईआरटी में। तो जो लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़े, मैं चाहूँगा कि आप एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ लो जीवन में। अगर आप चाहते हो आपको जियोग्राफी या हिस्ट्री या बायोलॉजी या पॉलिटी अच्छे ढंग से आए, जिस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपको बताना पड़ेगा। और आइए, ये प्रश्न हमारे सामने है, कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है। विश्व का पूछ रहा है, भारत का नहीं पूछ रहा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है दोस्तों माउंट एवरेस्ट। कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। अच्छा, इसकी ऊंचाई क्या है, पहले थी 8,848 मीटर, अब ये हो गया 8,850 मीटर। क्यों, क्योंकि ये एक नवीन वलित पर्वत है और इसकी ऊंचाई दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो माउंट एवरेस्ट याद रखिए। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिए, इसकी स्थिति भारत में नहीं है, ये कहाँ पर है, नेपाल में है। कहाँ पर है, नेपाल में। अच्छा, दूसरे नंबर पे आपसे मैं पूछूं तो क्या बताओगे, K2 बताना। क्या बताओगे, K2। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,611 मीटर ऊंचा है। और तीसरे नंबर पे जाके दोस्तों कंचनजंगा का नाम आता है, 8,556, ठीक है, 8,556 मीटर। चलिए, किलीमंजारो यहाँ पे नहीं है, किलीमंजारो आपका अफ्रीका में है। कहाँ पर है, ये आपका अफ्रीका में है। मैं आपको पढ़ाया हूँ, और नहीं जानते हैं तो जान जाइए, जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर बताइए, विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है। बड़ा आसान सा प्रश्न है। अरे हीरो मत बनो यार, क्लास 6 का क्वेश्चन आंसर कवर कर रहे हो, 2 दिन बीतने दो, 2 दिन खाली, आज और कल जो वीडियो आएगा वो खत्म होने के बाद आपका क्लास 6 कवर हो जाएगा। अब फिर मैं देखता हूँ कि आप कितना 30 मार्क आए हैं, ठीक है। क्लास 7 आने दो, इंतजार कर रहा हूँ। मेरा काम है आपको फंसाना और आपका काम है हमें चकमा देके भाग जाना और सारे के सारे नंबर हमसे चुरा करके लेके चले जाना, ठीक है। तो ये आपका काम है, मेरा तो काम है फंसाना, मैं तो फंसाने की कोशिश करूंगा भाई। तो यहाँ बता रहा है कि विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में है, तो ये भी मैं आपको पढ़ाया हूँ, पता होगा। सबसे गहरा महासागर जो है वो आपका प्रशांत महासागर है, और गहरा होने के साथ साथ सबसे बड़ा भी है प्रशांत महासागर, ठीक है। अच्छा, इसमें भी सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो मेरियाना गर्त का नाम दोस्तों आपने सुना होगा, मेरियाना गर्त, ठीक है। मेरियाना गर्त विश्व का सबसे गहरा गर्त है और इसकी जो गहराई है वो 11,022 है। कितना है, 11,022 मीटर। माउंट एवरेस्ट कितना है, 8,850 मीटर, और इसकी गहराई देखना 11,022 मीटर। बाप रे बाप, बहुत गहरा है यार। हाँ, है तो है, ठीक है। बाकी आपको अटलांटिक दे रहा है दोस्तों, ये सबसे व्यस्त महासागर है, सबसे व्यस्ततम महासागर है। इसके अलावा इसको अंध महासागर भी कहते हैं। हिंद महासागर भारत के ठीक नीचे वाले पोर्शन पे स्थित है, आपको पता ही होगा। और आर्कटिक महासागर ये उत्तरी ध्रुव की तरफ है, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, पृथ्वी के महाद्वीपों का आकार के अनुसार सही क्रम क्या है। मतलब आपको महाद्वीपों को सेट करना है आकार के अनुसार और बताना है कि कौन कौन से हैं। तो आपको पता होगा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आपका एशिया महाद्वीप है, ठीक है। आप उत्तर यहाँ से चेक कर लीजिएगा क्या उत्तर है। एशिया के बाद दोस्तों किसका नंबर आता है, तो सबसे दूसरे नंबर पे अफ्रीका है, ठीक है। एशिया के बाद अफ्रीका,
फिर लाइन से उत्तरी अमेरिका, उसके बाद लाइन से दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी। फिर उसके बाद 5वें नंबर पे आता है दोस्तों अंटार्कटिका, याद रखिएगा ये हमारा महासागर में भी आता है इसका नाम, और इसके अलावा दोस्तों महासागर के अलावा महाद्वीप में भी इसका नाम आता है अंटार्कटिका का, याद रखना। तब जाके आपका नंबर आता है यूरोप का, और लास्ट में सबसे छोटा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका उत्तर हो क्या हो जाएगा, एशिया, एशिया के बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद यूरोप नहीं है दोस्तों, एशिया ये भी नहीं है, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और यूरोप, ठीक है। हाँ ठीक है, याद रखिए। तो ये वाला आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल सही। अगर और बीच में देखना रहता तो यहाँ बीच में आपको डालना पड़ता अंटार्कटिका, ये भी याद रखिए, और लास्ट में आपको डालना पड़ता ऑस्ट्रेलिया, तो ये क्या हो जाता, सीरीज पूरी सही हो जाती। तो आंसर सी क्या है, सही है। एशिया तथा यूरोप को अलग करने वाली स्थलीय संरचना में शामिल है, क्या शामिल है, जो एशिया और यूरोप इन दो महाद्वीपों को अलग करता है उसका नाम बताइए। इसमें से कौन सा पर्वत या कौन सी नदी है जो इन दोनों महाद्वीपों को अलग करती है, बताइए, फटाक से बोलिए, बिल्कुल समय नहीं है। तो आपका राइट आंसर है 1 और 2, यूराल पर्वत और यूराल नदी। उसी यूराल के नाम पर पड़ा है दोस्तों, इसी के नाम पे पर्वत भी है, इसी के नाम पे नदी भी है। ये जो है एशिया और यूरोप इन दोनों महाद्वीपों को अलग करती है। कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत हो तो बताइए। ये पर्वत, एक तरफ पर्वत ऊपर की तरफ है, फिर उसके बाद नदियाँ, ये दोनों के दोनों जो है यूरोप और एशिया को दो अलग अलग महाद्वीपों में बांटती हैं। अगर ये नहीं होते हैं तो फिर ये बांट नहीं पाते। इसीलिए कभी कभी आप जानते हैं यूरोप और एशिया को संयुक्त रूप से हम क्या बोल देते हैं, यूरेशिया बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, यूरेशिया। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बताइए, वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, ये तीनों के तीनों गुजरती हैं, यानी 0 डिग्री लाइन को विषुवत वृत्त बोलते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा बोलते हैं, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा बोलते हैं, ठीक है। और ये पूछ रहा है कि कौन सा महाद्वीप है जहाँ से तीनों होकर गुजरती हैं, तो आपका अफ्रीका महाद्वीप से दोस्तों ये तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा अफ्रीका यानी ए। आगे देखिए, एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर का नाम क्या है, गजब गजब प्रश्न है, बताइए। अब थोड़ा थोड़ा यार कठिन तो आना चाहिए ना। अच्छा, क्लास 6 के लेवल पे है, इस बात को भूलिएगा मत। अफ्रीका को एशिया से अलग करने वाली नहर का नाम क्या है, बताइए। उस नहर का नाम भैया स्वेज नहर है। क्या नाम है, स्वेज नहर, ठीक है। याद रखिए, मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में बनाई गई नहर है। कहाँ पर, तो इसके पास में कौन सी प्रायद्वीप है, सीनाई प्रायद्वीप, ठीक है। मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में बनाई गई यह नहर है स्वेज नहर। ये विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। याद रखिए, विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर कौन सी है, स्वेज नहर है। और यह नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। किसको किसको, भूमध्य सागर प्लस लाल सागर को जोड़ती है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। अच्छा, ऊपर काला नीचे लाल, लाल के ऊपर देखोगे तो यहाँ पे काला सागर है, और इस साइड देखोगे लेफ्ट साइड तो भूमध्य सागर है। तो ये भूमध्य और लाल को जोड़ती है, गलती से काला मत करिएगा। भूमध्य प्लस लाल सागर को जोड़ने का काम करती है कौन, आपकी स्वेज नहर, याद रहेगा। अच्छा, इसको बनाया कब गया था, तो याद रखिए ये एशिया और महाद्वीप, एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप इन दोनों को अलग भी करती है, और इसको बनाया गया था 1869 में। इस नहर को बनाया गया था और जहाज़ के आवागमन के लिए ओपन किया गया था, ताकि यूरोप और एशिया के बीच की दूरी जो है कम हो सके। और यहीं से जो है यूरोप की जहाज़ जो है भारत की तरफ भी आती हैं, और मुंबई की दूरी इसी की वजह से 2200 किलोमीटर लगभग कम हुई है, ठीक है। तो वो सब भी प्रश्न आप यहाँ पे याद रखिए। बाकी जो पनामा नहर है ये तो आपके अमेरिका में है। कील नहर दोस्तों ये आप बाल्टिक सागर के पास देखोगे, और सू नहर भी उधर ही मिलेगा। आगे देखिए, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप किस देश में मिलते हैं, क्या बोल रहा, सॉरी, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप किस देश में मिलते हैं, पनामा, कोस्टारिका, निकारागुआ, होंडुरास, मतलब नहीं समझ रहा है। फिर से पूछ रहा है, उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप किस देश में मिलते हैं। अच्छा, कह रहा कौन सा देश है जहाँ पर ये दोनों के दोनों महाद्वीप आपस में टच हो गए हैं, तो उसका नाम भैया पनामा। क्यों, वहीं पे पनामा नहर का भी नाम सुना होगा, और पनामा एक देश भी है। याद रखिए, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच का एक देश है पनामा, ठीक है। तो पनामा देश की जो पूर्वी सीमा है वो एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है, जिसको पनामा संधि बोलते हैं, पनामा संधि स्थल संधि बोलते हैं, ठीक है। और यह स्थल संधि दोस्तों अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करता है। इस साइड दोस्तों प्रशांत महासागर है, ठीक है, और इस साइड दोस्तों आपका अटलांटिक महासागर है। और ये जो पनामा है यही इन दोनों को अलग करता है। ये पनामा जो स्थल खंड है ये इन दोनों सागर को अलग करता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, बाकी ये सब भी देश के नाम है, कोस्टारिका, निकारागुआ, होंडुरास, ठीक है। तो ये मैपिंग मैं आपको बताऊंगा।
आगे देखिए, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना। आपको किसके संदर्भ में आपको उत्तर दिया जा रहा है? तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में सोचना और बताना है। कह रहा इस महाद्वीप के पूर्व में मतलब अगर ये आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है तो इसके पूर्व में मतलब इस साइड प्रशांत महासागर है। नहीं यार, पश्चिम साइड में एक मिनट, नहीं ठीक नहीं, पश्चिम साइड में प्रशांत महासागर है दोस्तों, पूरब साइड में क्या है? अटलांटिक। और यहाँ जो उल्टा दे दिया है, अरे यार मैं आपसे पूछने के बजाय खुद ही बताते चला जा रहा हूँ। चलो, तो कथन एक गलत है मान लो। अच्छा, और देख लो, दूसरे नंबर पे दे रहा है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला इसके उत्तर से लेकर दक्षिण की तरफ फैली है। तो आपको पता होगा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पर, नहीं बताऊँगा, इस महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बहती है। बताइए राइट आंसर आपका कौन सा होगा? तो आपका आंसर होगा 1 और 3। ठीक है, सही है कि गलत है? गलत है यार, बताइए कौन सा आंसर होगा? 1 और 3 नहीं, 2 और 3। ठीक है, इसी तरह गलती करते हो आप लोग। तो राइट आंसर है 2 और 3, क्योंकि एक वाला तो पहला गलत हो गया, उल्टा दे दिया है। पूरब में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर है। ठीक है, बाकी जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है विश्व की, एंडीज पर्वत श्रृंखला, वो आपके अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में। और सबसे बड़ी प्रवाह की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? तो याद रखिए प्रवाह, एक वर्ड याद रखिए, प्रवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, नहीं तो आपकी कौन सी आ जाएगी? विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं? गजब का प्रश्न दिया, अब बताओ, अब समझ में आएगा। किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं? समय सीमा समाप्त। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दोस्तों द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। क्यों? एक्चुअली में द्वीप किसको कहते हैं बताइए? द्वीप उसे कहते हैं जिसके चारों तरफ जल हो। तो एक ही महाद्वीप है दोस्तों जिसके चारों तरफ जल है, और वो कौन सा महाद्वीप है आपका? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इस वजह से इसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। और यह सभी महाद्वीपों में सबसे छोटा भी है, और एकमात्र महाद्वीप ऐसा है जो पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, पूरी तरीके से। ठीक है, ये भी शब्द याद रखिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अंटार्कटिका महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है, ये आपको बताना है। अंटार्कटिका के बारे में पूछ रहा है। इसका क्षेत्रफल यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के सम्मिलित क्षेत्रफल से अधिक है। मतलब कि यूरोप और ऑस्ट्रेलिया अगर इन दोनों को मिला दो तो उससे भी ज़्यादा बड़ा कौन है? आपका अंटार्कटिका है। एक कथन ये है आपका। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर स्थित है। यहाँ किसी भी प्रकार का अस्थायी मानव निवास नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा उत्तर आपका सही है। ठीक है, बताइए फटाक से। टाइम होता है स्टार्ट और टाइम होता है समाप्त। आपका टाइम खत्म हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों याद रखिए, जो पहला वाला दे रहा है बिल्कुल सही है। अगर यूरोप और ऑस्ट्रेलिया को मिला दोगे तो उससे भी बड़ा, उसके क्षेत्रफल से भी अधिक किसका क्षेत्रफल है? आपके अंटार्कटिका का क्षेत्रफल। ये बिल्कुल सही है। रही बात दक्षिणी ध्रुव महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर स्थित है, नहीं दोस्तों, इस दक्षिणी ध्रुव जो दोस्तों यहाँ पे मान लो अंटार्कटिका है और इसके ठीक पीछे वाले हिस्से पे दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, कोई किनारे पे नहीं, पूर्वी किनारे पश्चिमी किनारे पे नहीं। ठीक है, तो ये नंबर 2 गलत हो जाएगा। और यहाँ किसी प्रकार का अस्थायी मानव निवास नहीं है, बिल्कुल सही है। तमाम देशों ने अपने रिसर्च स्टेशन बना रखे हैं लेकिन अस्थायी मानव निवास नहीं, इसलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 3। आकार के आधार पर महासागरों का सही क्रम निर्धारित कीजिए और बताइए कि कौन महासागर सबसे बड़ा और कौन सबसे छोटा है। तो ज़्यादा समय मैं नहीं दूंगा आपको, अब आपको फटाक से बताना है। फटाक से बताइए। चलिए, आपका टाइम हो गया समाप्त। सबसे बड़ा महासागर है दोस्तों प्रशांत महासागर, ये तो आपको एक पता ही था। तो 1 नंबर पे प्रशांत है। ठीक है, दूसरे नंबर पे दोस्तों प्रशांत के बाद किसका नंबर आता है? तो अटलांटिक का है, जो सबसे व्यस्त वाला है। अटलांटिक को नंबर 2 पर है। नंबर 3 पर कौन है दोस्तों? तो अपने भारत के नीचे वाला हिंद महासागर नंबर 3 पे है। नंबर 4 पे किसका नंबर आता है दोस्तों? तो दक्षिणी महासागर। ठीक है, वो आपका है। ठीक है, दक्षिणी महासागर, दक्षिणी मतलब क्या? क्या हो जाएगा? अच्छा, ये अटलांटिक ऑलरेडी दे दिया है, दक्षिणी महासागर। और लास्ट में आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर जो आर्कटिक दे रहा है वो नंबर 5 पे हो जाएगा, आर्कटिक महासागर। कोई दिक्कत आपको? तो ये है। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा आप समझ लो। देखिए, विशाल जलाशय जो महाद्वीपों के द्वारा एक दूसरे से अलग होता है महासागर कहलाता है। महासागर माने क्या है? एक ऐसा जलाशय जो महाद्वीपों के चारों तरफ से घिरा हो, एक महासागर कहलाता है। आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, फिर दक्षिणी महासागर, तब जाके नंबर आता है आर्कटिक महासागर का, जो कि उत्तरी ध्रुव की तरफ है। वो सबसे छोटा महासागर है। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए, अच्छा अब बात आती है अगर दक्षिणी महासागर किसे कहते हैं, तो याद रखो आर्कटिका जो अंटार्कटिका है उसके चारों ओर अगर देखोगे तो प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर का विस्तार आपको मिलेगा।
अंटार्कटिका की बोल रहा हूँ, अंटार्कटिका मतलब दक्षिणी ध्रुव की बात करोगे तो उसके आसपास में देखोगे तो प्रशांत भी मिलेगा, अटलांटिक भी मिलेगा, हिंद भी मिलेगा। इनके नीचे का जो विस्तार क्षेत्र है वो दक्षिणी महासागर कहलाता है। तो ये कोई अलग से आप समझिएगा, ठीक है, अलग से हालांकि कोई महासागर नहीं है, लेकिन अगर दक्षिणी वर्ड का इस्तेमाल किया है तो ये आपको समझिएगा, नहीं तो आप यहाँ पे गलती कर जाओगे, ठीक है। गलती कर जाओगे कैसे, आप उत्तर मार दोगे सी और यहीं पे हो जाओगे गलत। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो डी वाला होगा, सी नहीं होगा, डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। दक्षिणी महासागर बड़ा है क्योंकि यहाँ पर प्रशांत, हिंद और इसके साथ साथ कौन सा महासागर, अटलांटिक महासागर, इन तीनों की धाराएं आकर मिलती हैं। इस वजह से दक्षिणी महासागर का एक बड़ा रूप देखने को मिलता है, बड़ा नहीं बड़ा रूप, निकल गया गलती से, ठीक है। आगे देखिए, नीचे दिए गए कथन किस महासागर से संबंधित है, आपको बताना है, महासागर का नाम आपको बताना है, यहाँ डिटेल आपको दे रहा है। कह रहा है यह महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है, यह महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला, अर्थात इसका क्षेत्रफल सभी महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल से भी बड़ा है। मतलब सभी महाद्वीप को मिला दोगे तो उससे भी बड़ा क्षेत्रफल किसका है, इस महासागर का है। इतना बड़ा महासागर की बात कर रहा है, बाप रे बाप। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला बोल रहा है यह अन्य महासागरों की अपेक्षा अधिक गहरा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे जो चार्ट दिया उसमें चेक कर लेना सबसे गहरा कौन सा है। इस महासागर के एक और एशिया, ऑस्ट्रेलिया और दूसरी ओर उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, सीधे सीधे आपका उत्तर क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागर, ठीक है। क्योंकि यही एकमात्र है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल दोस्तों पृथ्वी पे सबसे बड़ा है, सबसे गहरा भी है, और इसके चारों तरफ अगर देखोगे तो एक तरफ एशिया मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया मिलेगा और दूसरी तरफ आपको उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका मिलेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागर। आगे दे रहा है नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। कथन दे रहा है क्या, समझिएगा, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक बोले तो सबसे व्यस्ततम वाला, मतलब ये अफ्रीका है आपका, ये आपका अमेरिका है, इसके बीच का जो महासागर है इसकी बात कर रहा है। कह रहा है अटलांटिक महासागर की तट रेखा पोताश्रयों एवं पत्तनों के निर्माण के लिए आदर्श स्थिति रखता है। और कारण दे रहा है अटलांटिक महासागर की तटरेखा सीधे एवं चौड़े हैं। तो आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा कथन सही है। फिर से सुन लीजिए, अटलांटिक महासागर की तटरेखा पोताश्रय मतलब जहाज़ों को खड़ा करने के लिए यानी बंदरगाह बनाने के लिए एक आदर्श स्थिति रखता है। कारण बता रहा है कि अटलांटिक महासागर की तटरेखा सीधा है और उसके साथ साथ चौड़ा है। तो ये आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पे कथन जो है बिल्कुल सही है, लेकिन कारण जो है बिल्कुल गलत दिया है। कारण क्या दिया है, गलत। दोस्तों कटी छटी अगर रहेगा तभी जो है वहाँ पे बंदरगाह का निर्माण हो पाएगा। सीधी तटरेखा पर बंदरगाह कैसे निर्माण होगा बताओ। जहाज लेके ऐसे आओगे तो कहाँ खड़ी कर दोगे, ऐसे घुमा खड़ा कर दोगे। यहाँ तो बालू होता है, ठीक है, यहाँ तो क्या होता है, रेत होते हैं, उसमें तो जहाज फंस जाएगा। तो जब कटे छटे होते हैं, ठीक है, तटरेखा तब जाके होता है, सीधा और चौड़े से मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये पे गलत हो गया कारण, और कथन आपका जो है बिल्कुल सही है। आगे देखिए, व्यापार की दृष्टि से विश्व का सबसे व्यस्त महासागर कौन है। जब से पढ़ा रहा हूँ तब से 5-6 बार नाम ले चुका, अब तो बता ही दोगे यार, अटलांटिक महासागर है, ठीक है, और व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्ततम महासागर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए उगमों को सुमेलित कीजिए। कर देंगे सुमेलित, क्या दिक्कत है। कह रहा है प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद और आर्कटिक महासागर की बात कर रहा है, और यहाँ आपको सुमेलित भी करना है। तो बहुत ध्यान से सुमेलित करने का आपको बोझ झेलना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज आप गलती कर बैठोगे। और त्रिभुजाकार, अंग्रेजी भाषा के यस अक्षर के समान, लगभग वृत्ताकार और ध्रुवों के चारों तरफ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक तो हमको आराम से मिल गया, जो आर्कटिक महासागर ये उत्तरी ध्रुव के पास है, मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ, है कि नहीं। तो यानी इसका आंसर तो आपका 4 नंबर हो जाएगा। चलो और देख लेते हैं बाकी। अटलांटिक महासागर की बात बताऊं दोस्तों, तो अटलांटिक महासागर का जो आकार आपको मिलेगा वो अंग्रेजी भाषा की यस अक्षर के समान मिलेगा। क्यों, क्योंकि उसका कुछ ऐसे करके आकार है। इधर आपका यूरोप पड़ जाता है, इधर आपका अमेरिका पड़ जाता है, इधर आपका दक्षिण अमेरिका पड़ जाता है, इधर आपका अफ्रीका पड़ जाता है। तो कुछ यस जैसा आकार एक बनता है, एकदम एग्जैक्ट यस नहीं बनता, वैसे थोड़े बनेगा यार, ठीक, हल्का सा यस बनता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है प्रशांत महासागर और हिंद महासागर की। तो मैं बता दूं आपको, जो प्रशांत महासागर है लगभग वृत्ताकार है, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई जो देखोगे ये लगभग वृत्ताकार है। लगभग इसीलिए लगा रहे, एकदम वृत्ताकार नहीं दोस्तों, लगभग वृत्ताकार है। और हिंद महासागर की स्थिति त्रिभुजाकार है, क्योंकि भारत के नीचे वाले क्षेत्र से आएगा इस तरह से, ठीक है, तो फैला हुआ मिलेगा। तो लगभग त्रिभुजाकार है। तो जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बन गया आपका, 1, 3 और अटलांटिक तो 2, यानी 3, 2, 1 और 4, 3, 2, 1, 4 जो होगा, 3, 2, 1, 4 वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब बी वाला जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, वायुमंडल में मध्यमंडल किन 2 मंडलों के बीच में पाया जाता है। वायुमंडल में मध्यमंडल
किन दो मंडलों के बीच में पाया जाता है, ये आपको बताना है। बताइए। तो दोस्तों याद रखिए, टाइम आपका हो गया समाप्त। ये पाया जाता है समताप मंडल और आयन मंडल के मध्य में, ठीक है। वायुमंडल का जो मध्य मंडल है वो किन दो मंडलों के बीच में पाया जाता है, तो नीचे तरफ तो आप देखेंगे समताप मंडल, ऐसे देखिए इधर है समताप मंडल, फिर आगे आपका मध्य मंडल और इसके ऊपर देखोगे तो आयन मंडल, ठीक है। तो ये आयन है, ये आपका समताप है, इन दोनों के बीच में आपका क्या हो जाएगा, मध्य मंडल हो जाएगा, याद रहेगा। तो ये सारे पोर्शन आप याद रखो, सब कुछ आपको पढ़ाया गया है, अगर उसके बावजूद आपको नहीं आता है तो फिर इसमें मेरा दोष नहीं है। एक बार मैं नाम बताना चाहूँगा तो आप याद रखो, सबसे नीचे देखोगे तो क्षोभ मंडल है, दूसरे नंबर पे दोस्तों समताप मंडल है, तीसरे नंबर पे दोस्तों मध्य मंडल है, और तब आपका आयन मंडल है, और लास्ट में आपका बहिर्मंडल है। तो याद भी होना चाहिए, नहीं याद है तो उसमें मेरा तो कोई दोष है नहीं यार, ठीक है। मैंने तो आपको पढ़ाया था। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस, वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस सभी प्रकार के जीवधारियों की वृद्धि में सहायक होता है, यह आपका कथन एक दे रहा है। दूसरा दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे लोग क्या करोगे, गलती से आप पहला तो सही मार दोगे, लेकिन आपको लगेगा नहीं कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक नहीं होता है। अरे मेरे भैया, खाना बनाने में जरूरत पड़ती कार्बन डाइऑक्साइड की, अच्छा पेड़ पौधे खाना बनाएंगे तभी तो यार बढ़ेंगे, हैं, नहीं तो नाटे नहीं हो जाएंगे, छोटे नहीं हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है दोनों कथन यहाँ पे सही है, ठीक है। नाइट्रोजन भी जरूरी है जीवधारियों की वृद्धि में, और कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है पेड़ पौधों की वृद्धि में, यानी 1 और 2 जो है दोनों सही है। अगर वायुमंडल की बात करें दोस्तों, तो वायुमंडल में 78% आपका क्या है, नाइट्रोजन है, 21% दोस्तों आपका ऑक्सीजन है, इसके अलावा 1% में अन्य सभी गैसें आती हैं यहाँ पर, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, और आपकी जितनी भी नोबेल गैसें होती हैं ज़्यादातर वो सब आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो एक पॉइंट्स आप याद रखिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ये वाला चैप्टर हमारा समाप्त होता है, लेकिन अभी अगला चैप्टर आपको पढ़ना बाकी है, भागिए मत, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर को हम आज ही कवर करें। चलिए दोस्तों, इस चैप्टर के ऊपर बात कर लेते हैं। ज़्यादा नहीं, मात्र 11 प्रश्न आपके सामने लेकर मैं आपको पहले ही बताया था कि देखिए मैं आपका दिमाग नहीं चाटने आया हूँ, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है केवल उन्हीं पे हम लोग बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बता रहा है, चैप्टर नंबर 6 है दोस्तों, ठीक है। पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप, चैप्टर का नाम क्या है, पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप, और हम कवर कर रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी को, और एनसीईआरटी में बात कर रहे हैं जियोग्राफी को, ठीक है। याद रखिए, स्टार्ट करिए। ये पृथ्वी के विभिन्न स्थल स्वरूपों के उदाहरण, पर्वत, घाटी, पठार एवं मैदानों का निर्माण किन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है, आपको बताना है। किन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होना है, आपका ऑप्शन है आंतरिक प्रक्रिया के कारण, बाह्य प्रक्रिया के कारण, या आंतरिक और बाह्य दोनों के कारण, या इनमें से कोई नहीं। बताइए फटाक से, चाहे पर्वत हैं, चाहे घाटी हैं, पठार हैं या मैदान है, इनका निर्माण कैसे हुआ है। तो आपका उत्तर होगा दोस्तों आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रक्रियाओं के कारण, ठीक है। आंतरिक और बाह्य, देखिए जब आंतरिक और बाह्य, आंतरिक प्रक्रिया को दोस्तों प्रथम प्रक्रिया भी बोलते हैं और बाह्य को दूसरी भी बोलते हैं, द्वितीय प्रक्रिया, ठीक है। तो प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थान पर जो पृथ्वी की सतह है कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। तो जहाँ ऊपर उठती है वहाँ पर्वतों का निर्माण होता है, जहाँ धंस जाती है वहाँ घाटियों का निर्माण होता है, और जो दूसरी प्रक्रिया होती है उसके लगातार होने की वजह से टूटने की प्रक्रिया होती है, तो वहाँ पे धीरे धीरे मैदान बनते हैं, ठीक है। तो ये सारा याद रखिए। तो आंतरिक और बाह्य दोनों की वजह से ये परिणाम होता है। आगे जरा नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है। कह रहा है पृथ्वी की सतह से टूटकर या घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। पृथ्वी की सतह से टूटना या घिस जाना अपर्दन कहलाता है। पृथ्वी की नई सतहों के निर्माण की प्रक्रिया को निक्षेपण कहा जाता है। आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सही है। एक सही है, दो सही है, एक और दोनों सही है, या दोनों गलत हैं, ये आपको बताना है। अपर्दन और निक्षेपण मैं पढ़ाया था अच्छे से और कई बार मैं रिपीट किया था, जहाँ मैंने आपको बताया था। पहले आंसर सुन लीजिए, आपका राइट आंसर होगा सी, यानी एक और दो दोनों सही है। कैसे सही है तो मैं यहाँ डिस्क्राइब करना चाहूँगा दोस्तों। अपर्दन के बारे में मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी की सतह जब टूट कर घिस जाती है तो उसको हम अपर्दन बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अपर्दन बोलते हैं। और अपर्दन की क्रिया के द्वारा ही जो सतह होती है वो धीरे धीरे नीची होने लगती है। जबकि निक्षेपण क्या है, निक्षेपण माने एक जगह निक्षेप होना, एक जगह जुट जाना, मतलब निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है धीरे धीरे कुछ आके। जैसे जब आदमी कहीं कूड़ा फेंकने गए, आपने यहाँ कूड़ा डाला, कल फिर आपने लेकर आए, फिर कूड़ा डाला, फिर कूड़ा डाला, फिर कूड़ा, ये निक्षेपण हो रहा है।
ये क्या हो रहा है, निक्षेपण हो रहा है, ये आकार ये ऊंचता होता चला जाएगा। तो याद रखो निक्षेपण की क्रिया के तहत निर्माण की प्रक्रिया होती है, निर्माण के कार्य होते हैं, याद रखिए, ठीक है। लेकिन याद रखिए ये दोनों के दोनों प्रक्रिया चाहे बहते हुए जल से हो सकता है, वर्षा से हो सकता है, वायु से हो सकता है, बर्फों के द्वारा हो सकता है, या हो सकता है मानवीय कारण से भी हो। तो कई सारी वजह है इसके। तो ये नॉर्मली तो आता है बाह्य प्रक्रिया में, ठीक है, बाह्य प्रक्रिया जो बोलते हैं या बाह्य बल के अंतर्गत आता है। लेकिन जो दोनों पॉइंट्स दिए हैं बिल्कुल सही है, ये दोनों पॉइंट जो यहाँ पे दिए हैं वो बिल्कुल सही हैं। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न दे रहा है विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है वलित पर्वत श्रृंखला, वो कौन सी है सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला, ये आपको बताना है। तो आपको पता होगा हमारे देश में अरावली पर्वत श्रृंखला जो दोस्तों ये सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है भारत की, विंध्य वगैरह हिमालय वगैरह सबसे पुरानी है, ठीक है, याद रखिए। और यह अपर्दन की प्रक्रिया कर यह श्रृंखला काफ़ी हद तक घिस चुकी है और इसकी ऊंचाई में जो क्षरण हो चुका है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम उत्तरी अमेरिका की बात करेंगे दोस्तों तो वहाँ पे अपलेशियन पर्वत है। अपलेशियन पर्वत कहाँ है, उत्तरी अमेरिका यूएसए के पास में है, ठीक है। और यूराल पर्वत की बात करोगे तो ये आपके रूस में है। कहाँ पर यूराल पर्वत, आपके रूस वाले पोर्शन में पड़ेगा, रूस ही है ना यूराल पर्वत। अरे बताया था तो यूराल नदी और यूराल पर्वत जहाँ पे है रूस वाले पोर्शन पे, वहीं से यूरोप और एशिया दोनों अलग होते हैं, ठीक है। तो याद रखिए ये आपका रूस में हो गया और इसकी भी ऊंचाई काफ़ी कम हो गई है। बाकी आप राकी पर्वत को जान ही रहे हैं, राकी पर्वत कहाँ पर है, तो ये भी उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, कराओ भाई विचार। पहला कथन दे रहा है जिन पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं उसे हिमानी कहते हैं। दूसरा दे रहा है पर्वतों के एक रेखा क्रम में व्यवस्थित होने को श्रृंखला कहा जाता है। तो आपका कौन सा आंसर सही है, तो यहाँ पे दोनों उत्तर दोस्तों बिल्कुल सही है, दोनों कथन बिल्कुल सही है। याद रखो कभी भी पर्वत पे अगर हमेशा नदी एक पूरा जमा हुआ बर्फ है, बर्फ की नदी ही है, तो उसको हम हिमानी नाम देते हैं। क्या देते हैं नाम, हिमानी। और अगर कोई पर्वत श्रृंखला लगातार वो बढ़ता चला जा रहा है तो वो पर्वत क्या होती है, श्रृंखला के रूप में बदल जाती है, जिसे अरावली पर्वत श्रृंखला हम बोलते हैं, विंध्य पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। ये कोई एक पर्वत नहीं है, ढेर सारे पर्वत एक दो सीरियल क्रम में स्थित हैं, इसलिए उनको श्रृंखला नाम दिया गया है। तो दोनों उत्तर जो है आपका सही हो जाएगा। जिन पर्वतों की सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होती है, जो शिखर है वो शंक्वाकार है लेकिन सतह क्या ऊबड़ खाबड़ है, तो ऐसे पर्वतों को क्या कहा जाता है, ऐसे पर्वतों को दोस्तों वलित पर्वत नाम देते हैं। क्या देते हैं, वलित पर्वत, ठीक है, वलित पर्वत। भ्रंशोत क्या होता है, तो जो धस जाता है जिसका भ्रंश, ठीक है, घाटी नुमा होता है वो भ्रंशोत पर्वत होता है। ज्वालामुखी पर्वत जान ही रहे हो, जिसके ऊपर ज्वालामुखी फटता हो तो वो ज्वालामुखी पर्वत में आ जाएगा, ठीक है। तो ये वलित पर्वत याद रखिएगा, जैसे हिमालय है या आल्प्स वगैरह है, ये सब एक वलित पर्वत के उदाहरण है, नवीन वलित पर्वत के उदाहरण है। देखिए छठा क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए युगों में कौन सही सुमेलित है, ये आपको बताना है, सही कौन सा है ये आपको बताना है, ठीक है। तो सही के बारे में अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे तो बड़ा ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। यूराल की बात कर रहा है और यूराल पर्वत और यूराल नदी कहाँ पे थी, तो आपके रूस में था। और हालांकि ये नहीं पूछ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है कि किस टाइप के पर्वत हैं, ठीक है। यूराल पर्वत और वासजेस पर्वत, माउंट किलिमंजारो और फ्यूजियामा पर्वत, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। तो बताइए फटाक से बताइए कौन सा सही है। यूराल पर्वत एक ज्वालामुखी पर्वत है, नहीं यार, वो की सीमा पे है रूस और एशिया के, वहाँ ज्वालामुखी वगैरह नहीं है, तो ये वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी वासजेस पर्वत यह भ्रंशोत पर्वत है, तो जी हाँ दोस्तों वासजेस पर्वत जो है यह एक भ्रंशोत पर्वत है, ठीक है। अभी बताता हूँ एक एक के बारे में आपको और समझाता भी हूँ कि किस तरह से। बाकी अब यहाँ बात आता है माउंट किलिमंजारो, तो यह एक ज्वालामुखी पर्वत है और यह आपके अफ्रीका में है। बाकी फ्यूजियामा पर्वत एक वलित पर्वत है, नहीं फ्यूजियामा कोई वलित पर्वत नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा मुझे लगता है 2 और 3 होगा, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा सा बात जान लीजिए। जैसे आपने उत्तरी अमेरिका का अपलेशियन पर्वत तो सुना है और रूस का यूराल पर्वत, यह एक गोलाकार पर्वत है। यह क्या है, गोलाकार पर्वत दिखाई देता है, मतलब यहाँ ना तो चोटी है ना तो कुछ है, इस तरह से एक पर्वत दिखाई देता है गोलाकार रूप में, ठीक है। अगर ऐसे होता तो ये क्या हो जाता, वलित पर्वत हो जाता। तो ये वलित पर्वत में है क्या, एक गोलाकार पर्वत है, ठीक है, तथा इनकी ऊंचाई भी बहुत कम है, तो इसीलिए अपलेशियन हो गया और आपका यूराल हो गया, भारत का आपका अरावली हो गया, ये सब वलित होने के बावजूद भी पुराने वलित पर्वत में शामिल किए जाते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी ऊंचाई का क्या हो गया, अपर्दन हो गया है, ठीक है। अब इनकी ऊंचाई नहीं बची है। नवीन वलित पर्वत आपको ऐसे मिलेंगे जबकि वलित पर्वत आपको ऐसे मिलेंगे, पुराने वलित पर्वत में आते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो यूराल है, सॉरी यूराल का जो ज्वालामुखी दे रहा है ये बिल्कुल गलत हो जाएगा।
रही बात वासजेस पर्वत की, तो ये बिल्कुल सही है, यह एक तरह का भ्रंशोत पर्वत है। ठीक है, इसमें क्या होता है देखो, जब कोई बहुत बड़ा भाग टूट जाता है या ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब भ्रंशोत पर्वतों का निर्माण होता है। मैंने क्या बोला, जब कोई बहुत बड़ा भाग टूट जाता है या ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब उसका नाम क्या पड़ता है, भ्रंशोत पर्वत। मैंने पढ़ाया हूँ आपको और फिगर भी बना के दिखाया हूँ किस तरह से इस तरह के पर्वतों का निर्माण होता है, ज्योग्राफी के सेशन में जाके देख सकते हैं। और उस कंडीशन में क्या होता है, भ्रंशोत पर्वतों का निर्माण होता है। तो जो ऊपर उठे हुए खंड होते हैं उनको उत्खंड बोलते हैं। क्या नाम दिया जाता है, एक तरफ तो उत्खंड बोल सकते हैं, या अगर इंग्लिश में बात करें दोस्तों तो ह्रास्ट बोलते हैं। ठीक है, ह्रास्ट बोलते हैं। ठीक है, हार्स्ट। ठीक है, और नीचे हुए धसे हुए खंडों को द्रोणिका या भ्रंश कहा जाता है। नीचे जो वाला हिस्सा होता है उसको द्रोणिका या भ्रंश कहा जाता है, याद रहेगा। अच्छा, द्रोणिका और भ्रंश को क्या बोलते हैं दोस्तों, उनको ग्राबेन बोलते हैं। क्या नाम दिया जाता है, ग्राबेन, याद रहेगा, ग्राबेन। और अगर ऊपर उठा हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं, ह्रास्ट बोलते हैं, ग्राबेन और ह्रास्ट। ठीक है, यूरोप की राइन घाटी और वासजेस पर्वत इसी तरह का एक उदाहरण है। राइन घाटी जो है घाटी का उदाहरण है, और वासजेस पर्वत जो है वो आपका किसका उदाहरण है, भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण है। और ये किस जगह पे है, तो ये आपके यूरोप में पड़ते हैं। ठीक है, यूरोप में पड़ते हैं। और यूरोप में बताऊं दोस्तों तो राइन घाटी वगैरह आपको जर्मनी के आसपास के क्षेत्रों में पड़ेगा, और ये भी उसी लोकेशन पे है। माउंट किलीमंजारो की बात करूं दोस्तों तो किलीमंजारो ये आपका अफ्रीका में है, और ये एक तरह का ज्वालामुखी पर्वत है। हालांकि अब यहाँ पे शायद किलीमंजारो के आसपास में जो है वो प्रसुप्त क्या मृत ज्वालामुखी है। ठीक है, देख लीजिए एक बार आप लोग। और बहुत काफ़ी समय से विस्फोट नहीं हो रहा, तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि वो मृत ज्वालामुखी है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि प्रसुप्त है। ठीक है, जागृत तो एकदम नहीं है। तो याद रखिए ये ज्वालामुखी पर्वत अमेरिका में अफ्रीका में है। बाकी फ्यूजियामा जो है दोस्तों, फ्यूजियामा तो यह जो है वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। ठीक है, फ्यूजियामा पर्वत या फ्यूजियामा जो दोस्तों यहाँ पे भी आपको ज्वालामुखी पर्वत मिलेंगे। ठीक है, एक तरह का ज्वालामुखी पर्वत है। और फ्यूजियामा जो है दोस्तों ये आपका जापान में है। ठीक है, जापान में, तो याद रहेगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2 और 3। ज़्यादा नहीं, 11 प्रश्न है केवल, ज़्यादा नहीं है। 7 में हम पहुँच चुके हैं। मोनाकी, मनाकी नहीं दोस्तों, मोनाकी पर्वत है। मोनाकी पर्वत किस महासागर में अवस्थित है, ये आपको बताना है। मोनाकी पर्वत किस महासागर में अवस्थित है, तो प्रशांत महासागर के अंदर सतह के नीचे, याद रखिए, अंदर स्थित है। और ये इसका लोकेशन अगर स्पेशली बताऊं तो हवाई द्वीप में पड़ेगा। ठीक है, हवाई द्वीप अमेरिका के बिल्कुल पास में है। उत्तरी अमेरिका या दक्षिण अमेरिका के ठीक सेंटर से आगे बढ़ोगे तो वहाँ पास में है। और इसकी ज़्यादा ऊंचाई जो है अंदर है, अंदर होने के बाद भी 10,205 मीटर की ऊंचाई है। एवरेस्ट से भी अधिक ऊंचा है दोस्तों मोनाकी पर्वत, बशर्ते क्या है, इस पृथ्वी के क्या है, प्रशांत महासागर के अंदर है। इस वजह से दोस्तों उसका पता नहीं चलता या उसको हम लोग नहीं जानते। तो मोनाकी पर्वत याद रखिए, आपके एग्जाम पॉइंट में से बड़ा इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार बताइए। दक्कन, केन्या, युगांडा या तिब्बत का पठार। तो सबसे ऊंचा पठार दोस्तों है तिब्बत का पठार। ठीक है, तिब्बत एक समय में जो है अलग देश था और उसकी राजधानी लासा हुआ करती थी, लेकिन अभी वो पूरी तरह से चाइना के कंट्रोल में आ गया है, याद रखिए। तो तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। अगर मैं इसकी ऊंचाई की बात करूं तो लगभग 4000 से लेकर 6000 मीटर तक की इसकी ऊंचाई है। और यह पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि के कारण ज़्यादा फेमस है। ठीक है, अच्छा, पठारों की ऊंचाई कुछ मीटर से लेके भाई कुछ हज़ार मीटर भी हो सकता है, तो एकदम कोई कंडीशन नहीं उसका। तो हालांकि नया और पुराना बहुत सारे हैं। अगर भारत की बात करें तो इस तरह से भारत में भी एक पठार है दक्कन का पठार, ये भी सबसे पुराने पठारों में से एक होता है। ठीक है, दक्कन का पठार वो भारत का है लेकिन विश्व का नहीं। ठीक है, आगे दिया है नीचे दिए गए जलप्रपातों में पठारी क्षेत्रों के जलप्रपातों को पहचानिए। जो पठारी क्षेत्र में जलप्रपात हैं उनको आपको यहाँ बताना है। तो एक हुंडरू जलप्रपात, जोग है, शिव समुद्रम है और धुआंधार है। पहले तो पता होना चाहिए ना कौन किस लोकेशन पे है कि नहीं। तो पठारी क्षेत्रों का जलप्रपात का मतलब क्या है कि कोई नदी अगर पठारी क्षेत्र से गुजर रही है और किसी पठार की ऊंचाई से अगर नदी नीचे गिरेगी तो क्या करेगी, वो तो जलप्रपात बनाएगी ना। और यहाँ पे हमसे पूछा है तो आपका हुंडरू जलप्रपात दोस्तों और जो गरसप्पा जलप्रपात, ये जो 2 जलप्रपात हैं ये आपके कहाँ पे हैं, ये आपका पठारी जलप्रपात है। अच्छा, मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। छोटा नागपुर पठार सुने ना आपने, छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार के पास दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी है और वही स्वर्ण रेखा नदी बनाती है हुंडरू जलप्रपात को। छोटा नागपुर पठार से गिरती है कौन सी नदी, स्वर्ण रेखा नदी। कौन सी, स्वर्ण रेखा नदी, और वही बनाती है हुंडरू जलप्रपात। इसके अलावा हम पहुंच जाएं अगर कर्नाटक में अगर हम पहुंच जाएं तो कर्नाटक में शरावती नदी है दोस्तों। कौन सी, शरावती नदी, और ये बनाती है जोग गरसप्पा या जोग जलप्रपात। याद रहेगा आपको, जोग जलप्रपात।
कोई दिक्कत आपको? और यह भारत का सबसे ऊंचा भी जलप्रपात भी माना जाता है। सबसे ऊंचा जलप्रपात भी कौन माना जाता है? जोग जलप्रपात। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। बाकी यहाँ पे जो शिव समुद्रम दे रहा है ये भी कर्नाटक राज्य में है, लेकिन ये कावेरी नदी पर है। हमसे ये पूछा है पठारी क्षेत्र में, तो ये नदी पठारी क्षेत्र में नहीं बहती है, ये पहाड़ी क्षेत्र में बहती है। और ये शिव समुद्रम जलप्रपात जो है ये पहाड़ी क्षेत्र में है, ठीक है। बाकी धुआंधार जलप्रपात ये आपके मध्य प्रदेश में है दोस्तों, मध्य प्रदेश में, एमपी में है। और एमपी में कहाँ पर? तो जबलपुर के निकट पड़ता है और नर्मदा नदी के द्वारा बनाया जाता है ये जलप्रपात, ठीक है। ये भी पहाड़ी क्षेत्र का है, तो याद रखिए धुआंधार जलप्रपात। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1 और 2। 9 तक पहुँच गए। 2-3 क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन उसको भी देख लीजिए। पर्वत मैदानों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। करा अधिकांश मैदान मुख्य नदियों तथा उसकी सहायक नदियों के कारण बने हैं, ठीक है। अगला दे रहा है मैदान विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। आपको बताना है क्या सही है, तो दोनों चीज़ सही कर रहा है। बिल्कुल यार, मैदानों का निर्माण कैसे हुआ है? ठीक है, तो नदियों के द्वारा हुआ है ना, जो मुख्य नदियां हैं उनकी जो सहायक नदियां हैं उनकी वजह से मैदानों का निर्माण हुआ। जैसे गंगा के मैदान है, ठीक है, गंगा यमुना जो सहायक नदी है, तो इसके बीच में जो मैदान मिलेंगे, ब्रह्मपुत्र का मैदान यहाँ मैदान मिलेगा, ठीक है। तो तमाम नदियों के द्वारा दोस्तों मैदान बनाए गए हैं। और मैदानी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ रोड आराम से बन जाता है, घर द्वार बन सकता है, सब कुछ हो जाता है, इस वजह से यहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों। आखिरी प्रश्न आज का है, यांगत्से नदी कहाँ बहती है? यांगत्से नदी कहाँ बहती है? तो बताइए। ये नदी बहती है दोस्तों चीन में। यांगत्से नदी कहाँ बहती है? चीन में, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। और एनसीईआरटी के अलग अलग चैप्टर को हम लोग कवर कर रहे हैं। मैं पूरी एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर को पढ़ाऊंगा आपको, और हर एक चैप्टर से संबंधित जितने भी अच्छे अच्छे प्रश्न बन सकते हैं उन पे भी चर्चा करूंगा। मेरा टारगेट ये नहीं होगा दोस्तों कि आपको बहुत ज़्यादा प्रश्न बताऊं, बशर्ते ये टारगेट होगा कि आपके एग्जाम में किस तरह के प्रश्न बनते हैं। अगर आप इनको पढ़ोगे तो बड़ा ही आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। और अगर आप लगातार पढ़ते चलोगे तो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो यार कोई बात नहीं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। नए हैं, मैं चाहूँगा दोस्तों एक बार आप प्लेलिस्ट में ज़रूर विजिट करिए, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको पढ़ने के लिए सारे विषय, सभी विषय के डिटेल में सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये तो सुबह सुबह एक क्वेश्चन आंसर सीरीज में चलाता हूँ, ताकि आपके सामने से 10, 20, 50 क्वेश्चन गुजरता रहे डेली, और आपको जो है एग्ज़ाम में डर ना बैठे और डर ना लगे किसी चीज़ को करने में, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच।